Political Science by Vivek Sir. नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर 12th पॉलिटिकल साइंस का नए टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है इस साल, तो चैप्टर वही पुराना है, टीचर वही पुराना है, लेकिन एक टॉपिक नया ऐड हो गया है आपका। सो 12th पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 दैट इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां। और इस चैप्टर में एक टॉपिक को काफ़ी एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको करवाया गया है, जिसका नाम, टॉपिक का नाम क्या है? सरदार पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, सो इस टॉपिक की एक अलग से वीडियो है, हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये वीडियो मिल जाएगी, यू कैन वॉच इट आउट। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग की बात करें, ये जो टॉपिक है ये हमारे भारत के ऊपर बेस्ड है। ये हमारे इंडिया के पार्टीशन पे जितनी बातें थी, जो इंडिपेंडेंस के बाद सारी बातें हुई थी, उस पे ये आपका टॉपिक आपका बेस्ड है। सो अगर हम लोग एक चीज़ देखते हैं, अंग्रेज़ों ने जिस लैंड पे कब्जा कर रखा था, जिस तरीके से वो जहाँ पे रूल कर रहे थे, उस पर्टिकुलर लैंड को बोला गया था ब्रिटिश इंडिया। ये मैं बेसिकली हमारे इंडिया की बात कर रहा हूँ। अराउंड 190 प्लस सालों तक, अराउंड 190 प्लस सालों तक अंग्रेज़ों ने भारत पे रूल किया, राज किया, एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश क्राउन के रूप में राज किया। जब अंग्रेज़ों ने भारत पे राज किया था, उसका नाम था ब्रिटिश इंडिया। अंग्रेज़ों ने जिस भारत पे राज किया उसका नाम था ब्रिटिश इंडिया। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया छोड़ा, तो वो इंडिया नहीं रहा, वो ब्रिटिश इंडिया नहीं रहा। वो क्या रहा? वो दो पार्ट्स में बट गया था। पहला पार्ट था इंडिया, दूसरा पार्ट था पाकिस्तान। और ये जो बंटवारा हुआ था, ये जो हुआ था पार्टीशन, ठीक है ना, इस पार्टीशन के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था वो था किसका? वो था टू नेशन थ्योरी का, गिवन बाय मोहम्मद अली जिन्ना। ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे आगे चल के। सो पहले हम लोग ज़रा बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया। जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा तो एक नहीं दो देश सामने आए थे हमारे। पहला देश था इंडिया, जिसको इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। और दूसरा देश कौन सा था? वो था पाकिस्तान, जिसको इंडिपेंडेंस मिली थी 14 अगस्त 1947 को। एक कंट्री के दो हिस्से हो चुके हैं धर्म के नाम पे, एक कंट्री हिंदुओं के लिए और एक कंट्री मुस्लिम के लिए। ठीक है बच्चों, सो हम लोग एक बार ज़रा कुछ 1 मार्क के पॉइंट से एक बार इस चैप्टर को ज़रा पढ़ लेते हैं। एट आवर ऑफ मिडनाइट, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि की बात करें, 12 बजे की बात करें, इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस। भारत को 14-15 मध्य रात्रि यानी कि रात के 12 बजे तक इंडिपेंडेंस मिल गई है आपके। ये हमारी कंट्री फ्री इंडिया के, आज़ाद इंडिया के फर्स्ट पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट पीएम ऑफ फ्री इंडिया। एड्रेस अ स्पेशल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेट नाइट। उस रात को हमारी कंट्री के फर्स्ट पीएम ने एक खास संबोधन किया था, एक स्पेशल सेशन किया। किसके लिए किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की है। इसी असेंबली ने हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने बनाया था आपका ये। तो इनके द्वारा दी गई फेमस स्पीच का नाम आपसे पूछेंगे 1 मार्क्स में, जिसका नाम क्या है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, भाग्यवधु से चित परिचित। क्या नाम है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, भाग्यवधु से चित परिचित। ठीक है बच्चों, सो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें ये एक नंबर का आपका सवाल आ सकता है, नेम द स्पीच गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 गोल्स फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत, स्वतंत्र भारत, आज़ाद भारत के सामने कौन से 2 गोल्स थे? कौन से 2 गोल्स थे आज़ाद भारत के सामने? ठीक है, तो 2 गोल्स लिखे हुए हैं। टू रन कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, भारत को एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाना, इंडिया को एक डेमोक्रेटिक तरीके से चलाना बहुत बड़ा गोल था हमारा, एक उद्देश्य था हमारा, एक एम था, पहली बात। एंड दूसरी बात, टू डू वेलफेयर ऑफ ऑल पर्टिकुलरली, ठीक है ना, सबका भला करना, सबके भलाई के लिए काम करना, खासकर गरीबों के लिए और उन लोगों के लिए जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं आपके लिए। ठीक है बच्चों, सो ये हम लोगों ने अभी बेसिक किया है।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो हम वो ज़रा अब नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं बच्चों। सो आवर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इज 3 चैलेंजेस फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। बच्चों लिख के दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको आपके प्री बोर्ड में या मिड एग्ज़ाम्स जो होते हैं आपके हाफ ईयरली या फिर आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे वहाँ पे आपको 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ाद भारत के सामने कौन से थे 3 चैलेंजेस? व्हाट आर द 3 चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? बहुत आसान इसका आंसर है। देखो एक ट्रिक है जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसका आंसर है DDU। ठीक है, 1 2 3 DDU, दीन दयाल उपाध्याय। ये आंसर नहीं है, ट्रिक है लर्न करने की, दीन दयाल उपाध्याय यानी कि DDU। ठीक है ना। अब DDU में लर्न एक्चुअल मीनिंग क्या DDU का? DDU का वैसे मीनिंग है दीन दयाल उपाध्याय, लेकिन इस क्वेश्चन के रेफरेंस से DDU का मतलब होता है आपका, क्या मतलब? DDU का मतलब आपका है डेवलपमेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? डेवलपमेंट करना, डेमोक्रेसी और यूनिटी, DDU। आई होप आपको लर्न रहेगा, याद रखोगे आप लोग, DDU, दीन दयाल उपाध्याय। सो डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी, यूनिटी, दीन दयाल उपाध्याय, डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी और यूनिटी। इसको जरा हम लोग एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। एक्चुअल मतलब क्या था कि इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने जो सबसे बड़ा वो था ना, जो इंडिपेंडेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था वो क्या था? वो था टू इंश्योर डेवलपमेंट, यानी कि भारत में हर समाज के लिए, भारत में हर समाज के बंदे जो है, जो पुअर हैं, डिसएडवांटेज हैं, जो भी है, उस सब की डेवलपमेंट करना इंडिया की, यानी कि भारत की सबसे बड़ी थी चुनौती। इट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी, यानी कि टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। अब यार एक चीज़ बताओ ज़रा, जिस देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हो गया हो, उस देश में किसी हम पर्टिकुलर धर्म से किसी बंदे को सेलेक्ट करके, इलेक्ट करके नहीं, सेलेक्ट करके अगर बना देंगे PM, तो दंगे तो होंगे ना। इसलिए एक ऐसी कंट्री जो डाइवर्स है, यानी कि जिस कंट्री में आपके बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे जातियां हैं, बहुत सारे आपके बोलियां हैं, उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ी डिमांड थी। सो इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने दूसरा बड़ा चैलेंज क्या था? डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना। ठीक है, जनता के लिए डेवलपमेंट करनी है, जनता के लिए ही इस्टेब्लिश करनी है क्या? डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, यूनिटी, यानी कि एकता, यानी कि टू शेप अ नेशन, देश को एकता के सूत्र में बांधना। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिंपली यार ये है कि बंटवारा धर्म के नाम पे हो गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग जात, अलग अलग धर्म, हर तरह के लोग हैं हमारे इस देश में। तो उन देश के लोगों के बीच में यूनिटी को बना के रखना, यानी कि एक देश को एकता के सूत्र में रखना, एक माला के उसमें उसको पिरो के रखना। ठीक है बच्चों। सो ये दीज आर द 3 चैलेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत के समक्ष कौन से थे? ये 3 थे। लर्न करने का तरीका बता दिया मैंने आपको। और एक और चीज़, सिर्फ ये लिख के नहीं आना है, मैंने आपको सिर्फ ये हेडिंग्स दी हैं। फुल एक्सप्लेनेशन नोट्स आप लोग हमारी ऐप से या हमारे व्हाट्सएप से परचेज भी कर सकते हो, आप सभी जानते हो इस चीज़ को आप लोग। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया है। अब इसके बाद हमारा सबसे बड़ा कंसेप्ट आता है पार्टीशन का। हाँ जी बच्चों, सो नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टीशन, बंटवारा, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। टॉपिक इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये। तो टॉपिक है क्या एक्चुअल में? देखो आप सभी जानते हो, भारत, इंडिया एक देश था जिसमें आपके हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे और ईसाई भी थे। लेकिन उसके बीच उसी दौरान जो है मुस्लिम लीग, जिसके मुखिया थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने एक लॉन्च करी थ्योरी। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के हेड थे, उन्होंने दी एक थ्योरी, जिस थ्योरी का नाम था क्या? जिस थ्योरी का नाम था आपका टू नेशन थ्योरी। अब ये टू नेशन थ्योरी है क्या? देखो, टू नेशन थ्योरी साफ साफ ये बोलती है कि भारत एक नहीं 2 कौम का देश है। भारत एक नहीं 2 कौम का देश है, हिंदू और मुस्लिम। तो दोनों के लिए अलग अलग देश होने चाहिए। यानी कि ये जो थ्योरी है ये एक सेपरेट नेशन की डिमांड करती है मुस्लिम्स के लिए, दैट इज पाकिस्तान की डिमांड करती है आपकी। ये एक बार जरा इसको पढ़ लो तो क्या करें, देखो, सी इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट 1
भारत एक नहीं, दो कौम का देश है, टू पीपल। कौन कौन सी? हिंदूज एंड मुस्लिम्स। दैट्स वाई दिस थ्योरी डिमांडेड पाकिस्तान। इसलिए इस थ्योरी ने एक सेपरेट, इन्होंने एक सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स, इन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की। हालांकि इस डिमांड के खिलाफ कांग्रेस थी। कांग्रेस ने पाकिस्तान की डिमांड को, कांग्रेस ने टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया था, बट स्टिल क्या करें, हो गया, बंटवारा हो गया। क्योंकि जो कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी और ब्रिटिशर्स थे, इन तीनों के बीच में जो चेंजेस थे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इससे इनके बीच में आपका बंटवारा हो गया। अब बंटवारा तो हुआ, बंटवारा जो हुआ था वो बच्चों आप सभी जानते हो, हमारे भारत में बंटवारा जो है वो रिलीजियन, धर्म के नाम पे हुआ था। लेकिन बंटवारा कराना आसान नहीं था। बंटवारा वॉज नॉट अ ईजी टास्क, वो बिल्कुल भी एक आसान काम नहीं था। बंटवारे में मुश्किलें आई थी, और वो मुश्किलें आपके एग्जाम में भी आएंगी, और वो 4 नंबर की आती हैं मुश्किलें। यानी कि यू हैव टू स्टडी 4 डिफिकल्टीज इन प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। बंटवारे के प्रोसेस में, बंटवारे की प्रक्रिया में कौन सी 4 मुश्किलें आई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। टू नेशन थ्योरी 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में आती है, गिवन बाय मुस्लिम लीग, और यू कैन राइट मोहम्मद अली जिन्ना आल्सो, ठीक है ना। और बंटवारा हमारे धर्म के नाम पे हुआ था। और आगे 4 डिफिकल्टीज, बंटवारे में कौन सी 4 मेन मुश्किलें थी वो पढ़नी है आपको ये। तो फर्स्ट मुश्किल इज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम। क्या मतलब है इसका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम? इसको हम लोग पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है भाई। ये भारत है, ये हमारा अभी वाला इंडिया है। इससे पहले भारत की जो सीमाएं थी, यहाँ तक ऐसे ऐसे मतलब जो थी आपकी, ये पूरा ये है, और ये भी था आपका बांग्लादेश का पार्ट भी था। तो एक्चुअली क्या होता है, नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम। भारत में अगर मुस्लिम किसी एक प्लेस पे होते, भारत में अगर मुस्लिम किसी एक प्लेस पे होते तो वो आराम से पाकिस्तान बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? हुआ ये कि भारत में मुस्लिम जो थे वो सबसे एक्स्ट्रा 2 स्टेट्स में थे। कहाँ कहाँ पे? एक था वो आपका बंगाल, और एक था आपका पंजाब, ठीक है ना। ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, इसलिए जैसा मैप है उसको आप एडजस्ट कीजिए। साथ ही साथ जो स्टेट मार्क कर रहा हूँ वो पता है, सिर्फ नाम के लिए कर रहा हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन में मार्क नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे एक्स्ट्रा मुस्लिम भारत में जो थे वो पंजाब और बंगाल में थे। यानी कि आई कैन से कि 40% मुस्लिम जो है वो पंजाब में थे, 40% मुस्लिम जो है वो आपका बंगाल में थे, बाकी 20% स्कैटर्ड थे, यानी कि 10% आपके जम्मू कश्मीर में होंगे, बाकी सब फैले हुए थे। अब बताओ, क्या पंजाब और बंगाल को जोड़ना आसान है? क्या इन दोनों को जोड़ के एक कंट्री बनाना पाकिस्तान की मुस्लिम्स के लिए क्या आसान था? नहीं। इसलिए फैसला क्या हुआ? इसलिए फैसला ये हुआ कि पाकिस्तान एक नहीं, पाकिस्तान 2 बन। कौन कौन से बनेंगे? एक बनेगा ईस्ट पाकिस्तान और एक बनेगा वेस्ट पाकिस्तान। एक बनेगा ईस्ट पाकिस्तान, एक बनेगा वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी हमारे भारत में। दूसरी दिक्कत, नॉट ऑल मुस्लिम्स वांटेड टू गो पाकिस्तान, ठीक है ना। नॉट ऑल मुस्लिम वांटेड टू गो पाकिस्तान। सब मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं जाना था, जैसे कि खान अब्दुल गफार खान, इनको हम लोग फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। 1 मार्क से पूछ सकते हैं, इनको हम लोग फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। ये कौन थे? ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, यानी कि इस क्षेत्र में कि ये एक अनडिस्प्यूटेड लीडर थे। इस बंदे ने मना कर दिया कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। ही वाज आल्सो अपोज द थ्योरी ऑफ, ये आपका थ्योरी ऑफ टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी के खिलाफ था ये। लेकिन इनकी आवाज़ को भी दबा दिया गया और इनको भी मजबूरन पाकिस्तान में जाना पड़ा, इस क्षेत्र को भी पाकिस्तान में जाना पड़ा, ठीक है। सो ये 2 दिक्कतें आई थी आपकी। ये नेक्स्ट सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी, जो क्या है, जो है बेटा आपकी मेजॉरिटी ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल। मैंने बोला हमारे भारत में सबसे एक्स्ट्रा मुस्लिम्स कहाँ पर है? पंजाब में और बंगाल में है। क्या इसका मतलब ये है कि पंजाब बंगाल में सारे ही मुस्लिम थे? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। पंजाब और बंगाल में ऐसे एरियाज भी थे जहाँ पे हिंदूज थे मेजॉरिटी में,
पंजाब के अंदर भी बहुत से क्षेत्रों में हिंदूज थे मेजॉरिटी में, और बंगाल के अंदर भी बहुत से जहाँ पे क्षेत्रों में हिंदूज भी थे मेजॉरिटी में, यानी कि यू कैन से पंजाब में हिंदूज और सिख थे कुछ इन मेजॉरिटी में। अब क्या करेंगे, तो अब एक्सक्यूज मी, तो अब ये फैसला हुआ कि जैसे हम लोगों ने भारत को बांटा है धर्म के नाम पे पंजाब बंगाल को, वैसे ही अब बंटवारा पंजाब और बंगाल का भी होगा, यानी कि आधा पंजाब पाकिस्तान जाएगा, आधा बंगाल पाकिस्तान जाएगा, आधा पंजाब पाकिस्तान, आधा पंजाब भारत, आधा बंगाल पाकिस्तान, आधा बंगाल भारत में, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये फैसला पहले नहीं हुआ था, ये फैसला उसी रात हुआ था, 15 अगस्त की रात हुआ फैसला। अब लोग परेशान हैं, पहले बोलते कि भाई पंजाब पूरा उसमें, अब फिर मतलब ये बहुत गलत चीज़ थी बेटा जो हमारी कंट्री में हुई थी। इसके कारण बेटा बहुत ही दंगे भड़के थे देश में आपके ये। एंड लास्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी, यानी कि सारे हिंदू नहीं आ पाए भारत में, सारे मुस्लिम नहीं पहुंच पाए कहाँ पे, सारे मुस्लिम नहीं पहुंच पाए आपके पाकिस्तान में, हिंदू फंस गए पाकिस्तान में, मुस्लिम फंस गए हिंदुस्तान में। अब वो डरते, मतलब एक जो देश था जिसमें हिंदू मुस्लिम पहले साथ थे खुशी से, अब वो एक दूसरे डर रहे थे। डर क्यों थे, क्योंकि बेटा काफ़ी दिक्कतें हुई थी, काफ़ी लोग मारे गए थे इस पार्टीशन में, अफवाहें उड़ रही थी कि हिंदुओं को मारा जा रहा है और मुस्लिम को जो आपका वो मारा जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने इस पार्ट में जो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया है पार्टीशन का कंसेप्ट नंबर 1, टू नेशन थ्योरी क्या होती है और 4 डिफिकल्टीज क्या थी वो 4 परेशानियां, क्या थी वो 4 दिक्कतें जो हमारे बंटवारे में आई थी। ठीक है, अब अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो इसी से लिंक्ड है, जिसका नाम है कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। हाँ जी, सो कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन यानी कि बंटवारे के परिणाम, कि जब बंटवारा हो गया तो उसके बाद क्या हुआ। तो देखो बंटवारा जब हो गया तो फिर ये हो गया कि भाई ये एक बन गया आपका वेस्ट पाकिस्तान, इतना एरिया जो है आपका वो वेस्ट पाकिस्तान बन चुका है, ये कुछ एरियाज थे जो उस तरफ चले गए, और ये बन गया आपका ईस्ट पाकिस्तान, बंगाल के कुछ क्षेत्रों से बना है ईस्ट पाकिस्तान, बाकी जो एरियाज थे उनसे बना, और यहाँ से पंजाब के कुछ क्षेत्रों से बना आपका वेस्ट पाकिस्तान, बाकी पूरा एरिया जो आपका वो अब पाकिस्तान बन चुका है। सो हमारे 2 पाकिस्तान हमारे जो है आपके सामने, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक आपका ईस्ट पाकिस्तान। अब क्या हुआ, अब ये होता है कि कंसिक्वेंस यानी कि परिणाम क्या रहे। तो द फर्स्ट कंसिक्वेंस इज कम्युनल राइट्स, यानी कि धर्म के नाम पे दंगे, यानी कि हिंदूज ने मुस्लिम्स को मारा। ठीक है, मुस्लिम्स ने हिंदू को मारा, किसके नाम पे, धर्म यानी कि रिलीजन के नाम पे हिंदुओं ने मुस्लिम को मारा, मुस्लिम्स ने हिंदू को मारा। अराउंड 5 से 10 लाख लोग जो हैं इस बेटा हिंसा में, इस बेटा वायलेंस में आपके मारे गए थे। ये सबसे दर्दनाक पॉइंट है आपका, जिसका नाम क्या है आपका कम्युनल राइट्स, धर्म के नाम पे दंगे जो गए थे आपके ये। नेक्स्ट पॉइंट सोशल सफरिंग्स। इस कंसेप्ट की बात करूं तो देखो भाई बहुत सी वुमेन यानी कि महिलाएं अपने घर वालों से अलग हो गई, आप सभी जानते हैं अपने घर वालों से अलग हो गए। इफ़ यू रिमेंबर एक पिक्चर आई थी गदर, जिसमें सकीना अपने घर वालों से अलग हो जाती है और सकीना भारत में फंस जाती है, रिमेंबर ना। तो फिर पूरी कहानी आप जानती हो वो हैंडपंप वाली। तो वही हुआ कि महिलाएं अपने परिवार से अलग हो चुकी हैं, ठीक है, बच्चे बिछड़ गए, महिलाएं बिछड़ गईं। सेकेंडली कई बार ऐसा भी हुआ कि अपने कुल की मर्यादा यानी कि अपने परिवार की रिस्पेक्ट के लिए महिलाओं को परिवारों ने खुद ही मार दिया कि हमारी बेटी जो है वो खुद ही मर जाए, लेकिन वो हिंदू में या मुस्लिम में कन्वर्ट ना हो। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सोशल सफरिंग्स, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक तो परिवारों से लोग बिछड़ गए, सेकेंडली अपने अपने घरों को लोगों को छोड़ना पड़ा, यानी कि मेरा प्रॉपर्टी जो है जिस जगह में आ रही है वो जगह पाकिस्तान में है, तो मुझे वो अपना घर छोड़ना पड़ेगा, बने बनाए घर, अपने परिवार, अपने पूरी बिल्डिंग्स को मुझको छोड़ के अब एज अ रिफ्यूजी रहना पड़ रहा है किसी कैंप में। ये भी काफ़ी दिक्कतें थी। अराउंड 80 लाख लोग रिफ्यूजी की तरह से यहाँ से वहाँ हो गए थे, 5-10 से 10 लाख लोग आपके मर गए थे और 80 लाख के आसपास के लोग जो आपके वो माइग्रेट हुए थे आपके ये। नेक्स्ट पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंस, यानी कि बंटवारा सिर्फ हिंदू मुस्लिम का नहीं हुआ था, बंटवारा हुआ था किसका? टाइपराइटर का।
बंटवारा हुआ था आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, बंटवारा हुआ था टेबल और चेयर का कि ये टेबल मेरी है, वो चेयर तुम्हारी है। मतलब बंटवारे बहुत बुरी तरीके से हमारे देश के दो हिस्सों में उसको बांट दिया गया था आपका ये। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पार्टीशन कंसीडर्ड एज डिवीजन ऑफ हर्ट। हमारी कंट्री में बहुत सारे आपके कवि हैं, लाइक आपका फिल्म मेकर्स हैं, पोएट हैं, राइटर्स हैं, उन सब ने बोला कि एक दिल था, ठीक है, जिसके अब दो हिस्से हो गए थे, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो इस तरीके से लोगों ने हमारे बंटवारे को कंसीडर किया था। बच्चों, मैंने आपको सिर्फ हेडिंग्स को एक्सप्लेन किया। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन जब 6 मार्क्स में आता है या 4 मार्क्स में आता है, तो बेटा आपको ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखना नहीं, आपको इसको और तरीके से एक्सप्लेन करना है। यानी कि आपको ये हेडिंग्स है, इसके बाद आपको इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगी, और हमारे नोट्स के आंसर जो है आंसर्स काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपको अपने आंसर्स फ्रेम करने में, ठीक है। तो बच्चों, ये जो हमारी वीडियो का आज पार्ट 1 है, इसको हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, मैं फॉर्मेलिटी नहीं करता हूँ, मैं जिम्मेदारी के तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है कि 50 मिनट की डाल दूँ वीडियो, एक बार में ठैं 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 कर दूँ, ऐसा नहीं होने वाला। हमारी वीडियो कितने मिनट की बनी है? 15 से 20 मिनट के बीच में हमारी वीडियो है पार्ट 1। इस पार्ट 1 को समझें, तरीके से पढ़ें, 1-2 बार देखो वीडियो, माइंड में आपके कंसेप्ट सारे हो जाएंगे फिट। हमारी पार्ट नंबर 2 जब आएगा तो वहाँ बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को आगे चल के। साथ ही साथ ध्यान रहे, एक नया टॉपिक जो ऐड हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, उस वीडियो का लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सभी से हमारी पार्ट नंबर 2 में। थैंक यू।